बताऊंगा कि गॉस थ्योरम क्या होती है। तो चलिए, तो गॉस थ्योरम क्या है, देखो बेसिकली गॉस थ्योरम क्लॉज सरफेस पर ही एप्लीकेबल होती है। एंड अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इफ देयर इज अ क्लॉज सरफेस कंसिस्टिंग सम चार्जेस टू से q1 q2 q3 and dot dot qn, then according to Gauss theorem the total electric flux passing through this closed surface is equal to the 1 upon epsilon naught times of the charge enclosed by the surface। मीन्स जैसे क्लॉज सरफेस है, इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि इससे जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगी वो होगी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस क्लॉज सरफेस। या इसको दूसरे वे में आप ऐसे भी कह सकते हो, क्योंकि जो फ्लक्स होती है वो सरफेस इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसलिए इसको ऐसे बोल सकते हो कि भाई सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लॉज सरफेस। क्लॉज सरफेस के लिए सर्किल यहां पर लगाते हैं, ओवर द क्लॉज सरफेस इज इक्वल टू द 1 upon epsilon naught times of the net charge enclosed by the surface provided there is the vacuum inside the surface। सरफेस के अंदर वैक्यूम हो तब जो है हम ये एप्सिलॉन नॉट का यूज करते हैं। अब अगर सपोज सरफेस के अंदर वैक्यूम नहीं है, कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, तो उस केस में गॉस थ्योरम क्या बन जाएगी हमारे पास, phi E is equal to Q net upon epsilon। एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एंड यू नो दैट एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट के, तो इसलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं phi E is equal to Q net upon epsilon naught into K। K क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, और आप जानते हैं जो K होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन R, यानी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इस केस में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं phi E is equal to Q net upon epsilon naught epsilon R। तो ये हमारा जो है गॉस थ्योरम के कुछ केसेस बन जाते हैं जब मीडियम होता है इनसाइड द सरफेस और जब वैक्यूम होता है इनसाइड द सरफेस। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम अपने फॉर्मूले यूज कर सकते हैं।